तो टॉपिक स्टार्ट हुआ था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। सबसे पहले हमने डिस्कशन ये किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को अपन और क्या नाम दे सकते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट विल टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के दौरान जो आपका बिजनेस है वो कभी भी बंद नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू होता है। बस एक पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। बट अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो आपके जो बिजनेस के अफेयर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, बिजनेस कंप्लीटली शटडाउन हो जाएगा और बिजनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, शटडाउन का मतलब ही क्या? हमेशा के लिए खत्म हो जाना। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स के दौरान हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि हमें बेसिकली बैलेंस शीट से सभी तरह के आइटम्स को रिमूव करना है। क्योंकि अगर बिजनेस अपना शटडाउन हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अब से इस फर्म की बैलेंस शीट नहीं बनेगी। तो बैलेंस शीट से सारे आइटम्स को रिमूव करना है। उसके लिए अपन कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ असेट्स। असेट का पहला पॉइंट क्या आया कि जितने भी मेरे पास में फिक्स असेट्स हैं और करंट असेट है, एक्सेप्ट व्हाट? कैश, बैंक एंड अदर फिक्टिशियस असेट, उन सबको मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे मैंने इनको ट्रांसफर करा रियलाइजेशन अकाउंट में तो ये सारे के सारे असेट्स क्या हो गए? वैल्यूलेस। क्योंकि ट्रांसफर कौन सी वैल्यू पे करना है? बुक वैल्यू पे। अगर बुक वैल्यू के अलावा किसी और वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे तो वो अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं हो पाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या? आपको अकाउंट को क्लोज करना है और उसको जीरो वैल्यू पर लेकर आना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? उन असेट्स को बेचना स्टार्ट करेंगे। जब बेचेंगे तो कौन सी वैल्यू पर बेचेंगे? इसको अपन मार्केट वैल्यू पर बेचेंगे। पर जब मार्केट वैल्यू पर बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? कैश या बैंक टू रियलाइजेशन। कैश या बैंक टू असेट क्यों नहीं? असेट अब है ही नहीं, वो असेट क्या बन चुका है? अनरिकॉर्डेड। ठीक है, अगर पहले से कोई असेट अनरिकॉर्डेड है तो सब क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्योंकि जैसे आपने ये वाली एंट्री बनाई तो जो असेट रिकॉर्डेड थे वो भी क्या हो चुके हैं? अनरिकॉर्डेड हो चुके हैं। राइट। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस करा था कि जो फिक्टिशियस एसेट है वो कहां पे ट्रांसफर करे जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर, और जो कैश और बैंक का अकाउंट है वो अलग से बनाया जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई थी सारी की सारी। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ एसेट के अंदर आप लिखेंगे पॉइंट ई। पॉइंट ई, हाँ जी, असेट्स को अपन कहां कहां बेच सकते हैं? एक तो असेट्स को हम बेच सकते हैं आउटसाइडर्स को, और दूसरा अपन असेट किसको बेच सकता है? अपने पार्टनर्स को। जब पार्टनर्स असेट को परचेज करेंगे तो वो परचेज करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो क्या है कि पार्टनर्स ने असेट को परचेज करा और हाथों हाथ कैश पे कर दिया, तो फर्म के पास में क्या आया? कैश आया। तो एंट्री ये वाली तो बन जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि पार्टनर्स ने हमसे असेट लिया पर बदले में कैश नहीं दिया, और क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि आगे जाके हमें कैश मिलने वाला है ना, उसमें से एडजस्टमेंट कर देना। यानी पार्टनर के पास में असेट ले जाने के दो तरीके हैं, या तो असेट लेंगे और हाथों हाथ क्या पे करेंगे? कैश पे करेंगे, या फिर कैश पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहां पे लिखा पॉइंट ई, और पॉइंट ई में लिखा द असेट्स कैन ऑल्सो बी sold. The assets can also be sold to the partners of a firm. To the partners of a firm. इसमें फर्स्ट पॉइंट, if partner पेज कैश, तो फर्म के पास में कैश आया। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और अगर बैंक के अंदर पैसा आया तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। दोनों ही कंडीशन में कैश और बैंक अकाउंट क्या होंगे? डेबिट टू क्या चला गया फर्म से? असेट। बट असेट का अकाउंट तो है ही नहीं, तो टू में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये एंट्री कौन से वैल्यू पर आएगी?
मार्केट वैल्यू पे, मतलब मार्केट प्राइस पे एंट्री बनेगा, क्योंकि बेच रहे हैं अपन एसेट को। बेटा सेकेंड केस क्या हो सकता है? इफ पार्टनर डज नॉट पे कैश, इफ पार्टनर डज नॉट पे कैश, अगर पार्टनर ने कैश पे नहीं करा तो फिर कॉमन सेंस है कैश और बैंक तो डेबिट नहीं हो सकता। तो कैश और बैंक की जगह पर क्या आएगा? आपको पार्टनर से पैसा मांगना है, मांगा नहीं ना अभी। अगर पैसा आ गया तो क्या एंट्री बनाया? कैश बैंक टू रियलाइजेशन। और पैसा नहीं आया इसका मतलब क्या है? कैश बैंक तो डेबिट नहीं होगा, बट टू में तो डेफिनेटली क्या आएगा? रियलाइजेशन आएगा ना। तो डेबिट में क्या आएगा? जो पार्टनर लेकर गया उसका नाम, यानी एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये एंट्री भी कौन सी वैल्यू पर होगा? मार्केट प्राइस पर होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर एग्जाम में अगर लिखा है कि पार्टनर एसेट लेकर गया और मेंशन नहीं हो केस 1 या केस 2, आपको बाय डिफॉल्ट केस 2 मान के चलना है। जब भी केस 1 होगा हमेशा लिखा होगा, बाय डिफॉल्ट आप क्या मानेंगे? केस 2 मानेंगे। नोट, if nothing is stated in the question, if nothing is stated in the question, comma, assume that cash is not received. Assume that cash is not received. नेक्स्ट इज पॉइंट एफ, ट्रीटमेंट ऑफ असेट्स के अंदर पॉइंट एफ। बेटा आपको पॉइंट एफ में क्या समझना है, ध्यान देना। कल जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, उस बैलेंस शीट में मैंने एक आइटम लिखा है डेटर्स, और एक आइटम मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट। डेटर्स और इन्वेस्टमेंट दोनों के रिलेशन में आपको कुछ लायबिलिटी के अंदर मिल सकता है। क्या मिल सकता है? प्रोविजन। और इसके लिए क्या मिल सकता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डेटर्स के लिए क्या मिल सकता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर वो यहां भी नीचे मिल सकता है ना, डेटर्स माइनस प्रोविजन। तो ऐसी कंडीशन में जब आप पहली एंट्री के अंदर इनको ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर नेट पे करना है या ग्रॉस पे करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर मैं नेट पे ट्रांसफर कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट है 20,000 के, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट 20,000 के हैं और इसका रिजर्व है 10,000 का, तो नेट अमाउंट कितना हो गया? 10,000। 20 माइनस 10, 10। तो अगर मैंने पहला एंट्री बनाया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू कितनी है? 20, और मैंने क्लोज कितने पे करा? 10 पे। गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे रिजर्व को अलग से क्लोज करना है और इन्वेस्टमेंट को मुझे अलग से क्लोज करना है। यानी इन्वेस्टमेंट क्लोज करने की एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट? 20,000। दिक्कत आएगी आपको यहां पे कि सर अभी तक तो अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए तो वो रिजर्व किसको मिल जाता है? पार्टनर्स को मिल जाता है। और अगर वैल्यू में चेंज आए तो वैल्यू को एडजस्टमेंट करके फिर अपन रिमेनिंग किसे बांटते हैं? पार्टनर्स में। बेटा वो काम किसमें हुआ करता था? चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिसोल्यूशन। यहां पे ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कहां चले गए? रियलाइजेशन में। तो इसका रिजर्व भी कहां जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। यानी रिजर्व ट्रांसफर करने की मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वो भी कितने से? 10,000 से। तो नेट एंट्री 10 पे आई, बट दो अलग अलग एंट्री बनाकर नेट एंट्री हुई है। आप सिंगल एंट्री नहीं बना सकते, आपको दो अलग अलग एंट्रीज चाहिए। अब डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स मेरे पास है 1 लाख के और इस पे प्रोविजन है 5,000। डेटर्स कितने हो गए? 95 के। अगर आप एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 95,000, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेटर्स के अकाउंट में बैलेंस कितना है? 1 लाख। तो मुझे अगेन दो एंट्री चाहिए। पहली एंट्री क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितना? 1 लाख। एंड दूसरा एंट्री क्या?
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने अमाउंट से? 5000 से। बात समझ में आई? तो मेरा पॉइंट एफ क्या है कि अगर आपको किसी असेट के अगेंस्ट में कोई रिजर्व दे रखा है या कोई प्रोविजन दे रखा है, तो असेट के साथ साथ उसका प्रोविजन या रिजर्व भी कहां ट्रांसफर होगा? और वो दोनों अपनी अपनी वैल्यूज पर ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर होंगे, नेट वैल्यू पर ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये इस तरह का पॉइंट तो कवर होता ही होता है हर क्वेश्चन के अंदर। भाई ये तो अपने देखो हर क्वेश्चन में हुआ है ना, डेटर जब भी आया तो प्रोविजन तो वैसे भी आया है। लिखेंगे इफ एनी रिजर्व और प्रोविजन is available against any asset, then such provision or reserve will also be transferred to realization account, will also be transferred to realization account. Full stop. The transfers will be at gross values. The transfers will be at gross values. तो इस ट्रांसफर की आप एंट्री क्या बनाएंगे? जो भी प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन अकाउंट, या फिर जो भी आपको रिजर्व दे रखा है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और एंट्री आप बनाएंगे एट ग्रॉस बुक वैल्यू, एट ग्रॉस बुक वैल्यू। एट ग्रॉस बुक वैल्यू। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो आप देखो एसेट के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले सारे के सारे एसेट्स कहां पे ट्रांसफर होंगे? इन द रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेप्ट व्हाट? कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट। ये दोनों कहां जाएंगे? फिक्टिशियस पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ हो जाएंगे इन द गिवन रेशियो। ये दोनों, इनका अलग सा अकाउंट खोला जाएगा, या तो कैश बैंक में ट्रांसफर होगा या फिर बैंक कैश में ट्रांसफर हो, सेटलमेंट कर दिया जाएगा इसका अलग से। बाकी सारे एसेट्स आपको ट्रांसफर करने हैं बुक वैल्यूज पे, फिर इनको सेल ऑफ करना है। सेल ऑफ करने के दो तरीके हैं, या तो आउटसाइडर्स को या फिर पार्टनर्स को। पार्टनर से आपके दो तरीके आ जाएंगे, या तो पार्टनर को कैश पे करेंगे या फिर आपको कैश पे नहीं करेंगे। कुछ भी ना लिखा आप क्या मानेंगे? आपको कैश पे नहीं कर दिया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी एसेट के अगेंस्ट में क्या गिवन है? रिजर्व या प्रोविजन, तो रिजर्व और प्रोविजन भी आपको अलग से ट्रांसफर करना है एसेट के साथ में। क्लियर? ठीक है, अब आ जाता है लायबिलिटीज पे। पॉइंट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और जब मैं लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अब यहां भी अपना टारगेट क्या है कि लायबिलिटीज की वैल्यू को भी क्या करना है? जीरो करना है। यानी जितनी भी लायबिलिटीज रिकॉर्डेड हैं उसको भी क्या करना है? अनरिकॉर्डेड करना है। तो बेटा सभी तरह की लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसको खत्म करना है तो क्या करोगे? डेबिट। यानी बैंक लोन अकाउंट डेबिट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट। ये तो डेबिट नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, इसका मतलब बैंक बैलेंस यहां पे नहीं होगा जब तक कि आपके पास दो अलग अलग बैंक में खाते नहीं हो। भाई एक अकाउंट अगर एसबीआई में है और दूसरा अकाउंट एचडीएफसी में है, तब तो ये पॉसिबल है कि एक में तो क्या है? ओवरड्राफ्ट,
और एक में क्या है, पॉजिटिव बैलेंस। बट एक ही बैंक के अकाउंट में दो बैलेंस तो नहीं हो सकता ना कभी भी, या दो हो सकते हैं बताओ? नहीं ना। आपने पढ़ा हुआ है ना कैश बुक, या तो बैंक में क्या आता है, ओवरड्राफ्ट, या फिर क्या आता है, पॉजिटिव बैलेंस। तो अगर ओवरड्राफ्ट है तो एंट्री क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। और अगर ओवरड्राफ्ट नहीं तो एंट्री क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। यानी इसको तो आप ट्रांसफर नहीं करोगे। तो क्या क्या ट्रांसफर करना है अपने को, बोलो? बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड एंड अदर लाइबिलिटीज एक्सेप्ट व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट। जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं उन सबको आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे, इन द रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर कौन सी वैल्यूज पर होना चाहिए, बुक वैल्यूज पे। अगेन रीजन वही है, अगर मैंने मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया तो फिर अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा। पर्पस क्या, अकाउंट क्लोज करना। इसे ट्रांसफर कौन सी वैल्यूज पे करेंगे, बुक वैल्यूज पे करेंगे। तो सेकंड का पॉइंट ए, ऑल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, all long term liabilities and current liabilities payable to outsiders must be transferred to realization account। तो आप इसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सभी लायबिलिटी का ट्रांसफर कैसे करना है, इंडिविजुअली या एग्रीगेट, इंडिविजुअली। ऑल लायबिलिटीज मस्ट बी इंडिविजुअली ट्रांसफर्ड। यानी कि आप सन्ड्री लायबिलिटीज के नाम से एंट्री नहीं बना सकते हो, क्योंकि पर्पस ये है कि हमें हर अकाउंट को इंडिविजुअली खत्म करना है बैलेंस शीट में से। दूसरी बात, ट्रांसफर्स शैल बी एट बुक वैल्यूज ओनली। ट्रांसफर्स शैल बी एट बुक वैल्यूज ओनली। लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, इसका पेमेंट। अच्छा, जैसे ही मैंने ये सभी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी तो ये लायबिलिटीज अब क्या हो चुकी हैं, अनरिकॉर्डेड। यानी अब मैं क्या मानूंगा, मेरे पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है, फिजिकली है, ठीक है ना। वर्चुअली मेरे पास अब कोई भी लायबिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने सभी लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या कर दिए, जीरो कर दिए, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखा, जैसे मैंने एसेट में लिखा था, विथ अबव एंट्री, with above entry comma, all the liabilities that existed in the balance sheet, all the liabilities that existed in the balance sheet have now become unrecorded। एंड दूसरी बात वो क्या हो चुकी है, वैल्यूलेस। ठीक है, सभी लायबिलिटीज हो गए अनरिकॉर्डेड एंड सभी लायबिलिटीज क्या हो गई, वैल्यूलेस। यानी अगर आपको क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड गिवन भी है तो आप उसे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो रिकॉर्डेड थी वो भी क्या बन चुकी है, अनरिकॉर्डेड। यानी जो रूल आपने एसेट में लगाए हैं वही सेम रूल किसके लिए होंगे, लायबिलिटी के होंगे। बट एक रूल काफी डिफरेंट होगा। वो एक रूल क्या है समझना। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब असेट्स को अपन सेल ऑफ करेंगे तो अपन ने एंट्री क्या बनाया था, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और यहां पे अपन ने क्या लिखा था, ओनली असेट्स फॉर विच इंफॉर्मेशन अबाउट सेल इज अवेलेबल शैल बी सोल्ड।
और जिन असेट को अपन नहीं बेच पाते हैं वो असेट फिजिकली हमारे पास में अभी भी है बट बुक्स में नहीं है, तो वो एज अ जंक आइटम पड़े रहेंगे हमारे पास में। बट क्या लायबिलिटी के अंदर आप ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं, लायबिलिटी तो पे करना जरूरी है, क्योंकि हम अकाउंटेंसी में क्या फॉलो करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जहां पे अपन क्या सोच के चलते हैं कि हम आगे से गेन्स को एस्टिमेट नहीं करेंगे बट हम लॉसेस का एस्टिमेशन पहले से लगा लेंगे। यानी हम पहले से ये मान के चलते हैं कि पैसा मांगने तो हर कोई आना ही आना है, अब कोई नहीं आए तो बात अलग है। बट आप पहले से क्या मानते हुए चलेंगे कि अगर बिजनेस को बंद कर रहे हो तो जिनको भी पैसा देना है वो सभी लोग पैसा मांगने आएंगे ही आएंगे। और अगर किसी पैसे के बारे में कोई मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या मानोगे, क्या पे करोगे उसको? बुक वैल्यू। सिंपल सी बात है। यानी जो रूल आपने असेट के लिए अप्लाई करा वो वैसा का वैसा रूल आप लायबिलिटी पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि असेट्स आपको क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपको इनकम आ रही है, तो वहां अपन कंजर्वेटिव होकर चलते हैं कि अगर इनकम एक्चुअल में रिसीव होगी तो ये अपन रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए अगर आपको एक्चुअल सेल की इंफॉर्मेशन गिवन थी तो ये आपने एंट्री बनाई कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जिनके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है उसके लिए आपने एंट्री नहीं बनाई। बट कंजर्वेटिज्म साथ में और क्या बोलता है कि एक्सपेंस के लिए आपको एग्रेसिव होना चाहिए बहुत ज्यादा, यानी चाहे से एक्सपेंस हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर आपको उसका अंदाजा भी है तो भी आप क्या करोगे, उसकी एंट्री बनाओगे। तो लायबिलिटी के अगर पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन भी ना हो तो भी आपको उसको पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यानी जितनी भी लायबिलिटीज आपने ट्रांसफर करी है इन द रियलाइजेशन अकाउंट वो सभी लायबिलिटीज पे करी जाएंगी। अगर उनकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो कौन सी वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। अगर मार्केट वैल्यू ना हो तो बुक वैल्यू पे। क्लियर? बी, after the transfer comma the liabilities shall be paid off। अच्छा, वैसे तो आप किसी भी लायबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या बनाते हो? फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करा, क्या एंट्री बनाते? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट यहां पे अब क्रेडिटर्स के नाम से कोई भी अकाउंट नहीं है क्योंकि वो अकाउंट कहां चला गया? रियलाइजेशन में। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि देखो आपको लॉस हो गया, आपने पेमेंट करा ना, जैसे आपने क्रेडिटर्स की एंट्री कहां डाल दी? रियलाइजेशन में। क्रेडिटर्स क्या हो गया? वैल्यूलेस, यानी जीरो वैल्यू पे आ रहे हैं। अब आप जो भी पेमेंट करोगे आपके लिए प्योर लॉस है, तो लॉस मतलब कहां पे रिकॉर्ड करना है? लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस ऐसे डेबिट हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ गया? कैश या बैंक अकाउंट। So your entry is realization account debit to cash or bank account। All liabilities shall be paid off even if the information about payment is not given। Even if information about payment is not given। समझ में आया यहां तक? जैसे असेट्स का टेक ओवर पार्टनर्स कर सकते हैं, क्या लायबिलिटी का टेक ओवर भी पार्टनर्स नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट उस कंडीशन में अगर पार्टनर ने खुद से ही कैश पे कर दिया किसी लायबिलिटी के लिए तो आप क्या उसकी एंट्री बनाओगे? अगर पार्टनर ने खुद से कैश पे कर दिया तो आप उसकी एंट्री बनाओगे क्या? अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने अपने आप से कर दिया तो एंट्री बनाओगे या नहीं बनाओगे? कैश तो किसका गया? पार्टनर का। बट पार्टनर वो कैश किससे मांगेगा? अब फर्म से, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पैसा पे किसको करना था? फर्म को। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई अगर पार्टनर ने खुद से पेमेंट कर दिया किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी का तो कैश तो कहां से गया?
पार्टनर के पास से, तो कैश जाने की एंट्री तो बना ही नहीं सकते, बिकॉज कैश किसकी किताबों में से कम होगा, पार्टनर की पर्सनल बुक्स में से कम होगा। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, फर्म के लिए। बट जितना कैश पार्टनर ने पे करा वो कैश वो किससे रिकवर करेगा, फर्म से। तो यहां पे एंट्री क्या बनेगा, अगर पार्टनर ने किसी का पेमेंट कर दिया तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक तो नहीं आ सकता ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ऑल्सो पॉइंट सी, ऑल्सो लायबिलिटीज can be paid by the partner personally. Liabilities can be paid by the partner personally. तो उस कंडीशन में आप एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केस डी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अपन डी पढ़ रहे हैं इसके अंदर लाइबिलिटीज के लिए, ठीक है। डी पॉइंट क्या है समझना। मान लेते हैं बैंक लोन है, जनरली आपको मालूम है लोन अपने सिक्योर्ड होते हैं, होते या नहीं होते। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने इस लोन के अगेंस्ट में क्या मांगा होगा, सिक्योरिटी मांगा होगा, मतलब मोर्टगेज कुछ ना कुछ रखा होगा। और ऐसा होता ही है, जैसे अगर आपने कार लोन पे ली तो वो कार ही क्या है, मोर्टगेज है। कल को अगर आप लोन के इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करोगे तो बैंक क्या करेगा, कार ले जाएगा। अगर आपने घर लोन पे लिया तो वो घर ही आपका क्या है, मोर्टगेज है। कई लोग फिर क्या करते हैं, गोल्ड को मोर्टगेज रख के भी लोन ले लेते हैं, तो अगर कल को आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो गोल्ड ले जाएगा। तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हमने बैंक से लोन लिया था और बैंक से लोन लेते वक्त हमने अपना फर्नीचर फिक्सचर मोर्टगेज पर रख दिया था। एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसे ही। अब डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो बैंक लोन पे करने की बारी आई, तो बैंक ने बोला हमको कैश नहीं चाहिए, हम तो फर्नीचर लेने को तैयार है, बढ़िया फर्नीचर है आपका बहुत। तो बैंक लोन का पेमेंट आप फर्नीचर के थ्रू करना चाहते हो, जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, सोचना। बैंक लोन टू फर्नीचर, ये तो आप बनाते रियल लाइफ में, तो बैंक लोन तो आएगा, दोनों ही नहीं है। मतलब अगर मैं आपको डिसोल्यूशन नहीं पढ़ाऊं और अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैंने बैंक लोन का पेमेंट फर्नीचर से करा, तो आप एंट्री बनाते बैंक लोन टू फर्नीचर। अगर पेमेंट कैश में करा तो बैंक लोन टू कैश। डिसोल्यूशन में अगर बैंक लोन का पेमेंट कैश से करा तो आप एंट्री बनाते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बट मैं बोल रहा हूं मैंने पेमेंट कैश में नहीं करा, मैंने उसको फर्नीचर दे दिया, तो क्या एंट्री बनाओगे, नहीं, एंट्री बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि फर्नीचर भी कहां चला गया, रियलाइजेशन में, और वो क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड। बैंक लोन भी कहां चला गया, क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड। और दोनों अनरिकॉर्डेड आपस में एज अ कॉन्ट्रा आइटम क्या हो गए, सेट ऑफ हो गए, तो आप उसके एंट्री नहीं बना सकते हो। बात समझ में आई, बहुत टिपिकल पॉइंट है और एग्जाम में आता है ऐसा पॉइंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ। जैसे आपने पहला एंट्री बनाया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो मैंने क्या लिखवाया था आपको, नाउ ऑल द असेट्स हैव बिकम व्हाट, अनरिकॉर्डेड एंड वैल्यूलेस। फिर जैसे आपने ये वाला एंट्री बनाया लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऑल लायबिलिटीज हैव नाउ बिकम अनरिकॉर्डेड एंड वैल्यूलेस। तो अनरिकॉर्डेड के अगेंस्ट दूसरा पेमेंट हो रहा है अनरिकॉर्डेड का, तो आप एंट्री कैसे बनाओगे। कैश के अंदर एंट्री क्यों बनता है, बिकॉज कैश कौन से अकाउंट में नहीं जाता, उसमें वो तो उसके आप एंट्री अलग से बनाते हो। असेट बेचने की एंट्री बनाते हो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या बनाते हो, रियलाइजेशन टू कैश। बट अगर आपने पेमेंट काइंड में कर दिया, कैश के अलावा किसी और असेट में कर दिया, असेट कहां पे है, रियलाइजेशन में, और लायबिलिटी खुद भी कहां पे है, रियलाइजेशन में, तो इसलिए आप उसकी एंट्री बना ही नहीं सकते। क्लियर। इफ एनी लायबिलिटी
is settled in kind. If any liability is settled in kind, kind का मतलब क्या हो गया, लिखना ब्रैकेट में, that is mode other than cash. That is mode, MOD, mode other than cash. That is mode other than cash. Comma, it will not be recorded. Comma, it will not be recorded in the books of accounts. Comma, it will not be recorded in the books of accounts. It will not be recorded in the books of accounts. ठीक है. अब इस एंट्री को बनाने के बाद में आप चेक करो अपने पास क्या क्या फिनिश हो चुका है. असेट में सारे आइटम्स खत्म हो गए एक्सेप्ट कैश एंड बैंक. ये भी ट्रांसफर कहां हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल में. लायबिलिटीज के अंदर ये सभी लायबिलिटीज खत्म हो गई और जो बैंक ओडी का बैलेंस है वो कहां चला गया, बैंक के अकाउंट में. उसको तो वैसे ही भूल जाओ. अब क्या क्या रिमेनिंग है, कैपिटल एंड मेरे पास में क्या है, साथ में रिजर्व्स हैं. अब रिजर्व का क्या करें, देखो वर्कमैन का अगेंस्ट तो लायबिलिटी हो सकती है. जो लायबिलिटी होगी वो तो कहां पे हो जाएगी, रियलाइजेशन के अकाउंट में. और जितना रिजर्व बच गया वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में. यानी वर्कमैन का रिजर्व कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में. जनरल रिजर्व कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में. ये रिजर्व भी कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में. और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट है वो भी कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में. जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस फर्म के पास में होंगे वो सारे के सारे कहां ट्रांसफर किए जाएंगे, इन द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. अब एंट्री क्या बनाओगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. कौन से रेशो में, गिवन रेशो में. ठीक है. पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे. अब पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ reserves and surplus. Point number 3 is treatment of reserves and surplus. Treatment of reserves and surplus. और इसमें लिखो all reserves and surplus all reserves and surplus will be transferred to the partner's capital or current account. To the partner's capital or current account in the given ratio. In the given ratio. तो आप इसके लिए एंट्री बनाएंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ठीक है. अब ये एंट्री बनाने के बाद अल्टीमेटली क्या क्या रह गया, कैपिटल रह गया, कैश और बैंक रह गया. यही रहा ना. और एक अकाउंट आपने जो नया खोला वो भी रह गया. वेरी गुड, रियलाइजेशन. अब मेरे पास में 3 अकाउंट्स अवेलेबल है. एक अकाउंट तो कैश या बैंक का, दूसरा अकाउंट कौन सा, रियलाइजेशन का, और तीसरा अकाउंट कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल. जिस तरह से आप रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकालते थे वैसे आप किसमें प्रॉफिट लॉस निकालोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में. तो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो. और प्रॉफिट या लॉस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में. अब पार्टनर्स कैपिटल में लॉस या प्रॉफिट की एंट्री ट्रांसफर हो गई, या तो बाय रियलाइजेशन या फिर टू रियलाइजेशन. प्रॉफिट होगा तो बाय रियलाइजेशन, लॉस होगा तो टू रियलाइजेशन. अब एंड में क्या करोगे, आप चेक करोगे कैश या बैंक का बैलेंस कितना है. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्स वाई जेड का मिलाकर 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख है, सब कुछ होने के बाद में.
एडजस्टमेंट सारे के सारे हो गए, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भी हो गया। अब फाइनली कितना कितना पेमेंट करना है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, टोटल पेमेंट कितना करना है, 6 लाख। और जो कैश मेरे पास में अवेलेबल है वो है 12 लाख का। मतलब कैश अवेलेबल तो सारा कैसे हो गया, पहले आपने एसेट्स को बेचा, उससे पैसा आया, फिर आपने क्या करा, लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, और कैश कितना रह गया, 12 लाख। पेमेंट कितना करना है, 6 लाख। तो क्या पेमेंट 6 लाख ही करोगे या पूरा पूरा करोगे, पूरा पूरा करेंगे। तो 12 लाख को डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में, किसके बीच में, एक्स, वाई एंड जेड, यानी हर पार्टनर को ज्यादा कैश मिला। क्या इसका उल्टा कंडीशन नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है किसी पार्टनर को नुकसान हो जाए, मतलब किसी पार्टनर कैपिटल नेगेटिव पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल एक्स की तो है पॉजिटिव 1 लाख, वाई की है पॉजिटिव 2 लाख, और जो जेड है उसकी है नेगेटिव 3 लाख। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि जेड को अपने घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो जेड 3 लाख रुपए लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा, बिकॉज अपन क्या बढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो अगर कैश कम रह गया तो वो कैश कौन लेकर आते हैं, पार्टनर्स लेकर आते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कैश नहीं ला पाए वो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने पार्टनर से कैश मंगवाया बट वो कैश नहीं ला सकता। अगर वो कैश नहीं ला सकता मतलब पार्टनर क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। वो केस हमारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है। यानी आपको बेसिकली, मैंने क्यों बताई ये बात, आपको हमेशा ये मानते हुए चलना है कि जब भी डिसोल्यूशन होगा और कैश की कमी हो जाएगी, जिस पार्टनर के लिए कैश की कमी हो गई वो पूरा पूरा कैश लेकर आ पाएगा। यानी आप कभी भी ये नहीं मानोगे कि पार्टनर क्या है, इंसॉल्वेंट है। ठीक है, क्योंकि जो इंसॉल्वेंसी है वो हमारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है, वो आगे जाके आपके सीए के एग्जाम में कवर करी जाएगी, जो बच्चे आगे पढ़ाई करेंगे अकाउंटेंसी की, वरना और कहीं पे कवर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ता है रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, एक रूल आएगा, ठीक है ना, रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। बट इसका थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और थ्योरी क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो आप डिसाइड कैसे करेंगे डिसोल्यूशन, आप क्या बोलेंगे, विल अप्लाई द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। ये केस लॉ है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। बट अपने एग्जाम में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या होगा, क्या मानना होगा कि पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, यानी सारे के सारे पार्टनर्स कैश लाने के लिए केपेबल हैं, तो जितनी भी कैश की कमी होगी वो पार्टनर पूरी कर देगा। क्लियर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी पहले प्रॉफिट लॉस की एंट्री नहीं बना रहा, उससे पहले मैं एक पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 4। एंड पॉइंट नंबर 4 इज ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पॉइंट नंबर 4 इज ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। और इस पॉइंट को मैंने बैलेंस शीट में नहीं लिखा था, पर आपको मालूम होगा कि अपने ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे पार्टनर्स लोन का पॉइंट भी कवर हुआ है ना। पार्टनर फर्म को लोन दे भी सकता है और पार्टनर फर्म से लोन ले भी सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म के लिए एसेट है या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो पार्टनर के लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स लोन का पॉइंट। ये टिपिकल भी लगा थोड़ा आपको, क्योंकि पार्टनर्स लोन को अपन ने बहुत एक्सटेंसिवली कवर नहीं करा अभी तक सिलेबस में। जो पार्टनर्स लोन के मेजर पॉइंट है वो कवर हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर, फंडामेंटल्स। वहां भी बैलेंस शीट तो आती नहीं थी, वहां केवल आप पार्टनर्स लोन क्यों पढ़ रहे थे, एंट्री बनाने के लिए इंटरेस्ट की, जहां पे इंटरेस्ट कितना पे करता है अपन, 6% पर एनम बाय डिफॉल्ट। उसके अलावा अगर पार्टनर्स लोन आया भी है उसका ट्रीटमेंट कभी भी नहीं आया, आपने सिंपली क्या करा, जितना पार्टनर्स लोन गिवन था उसी को लिख दिया। रिटायरमेंट के अंदर अगर पार्टनर्स लोन का पॉइंट आया उसको आपने कहां पे लिखा है, हमेशा बैलेंस शीट में लिखा है। बट यहां पे आपको एक्चुअली ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा पार्टनर्स लोन का, कैसे करना है आप समझना। मैंने यहां पे लिखा पॉइंट ए, इफ लोन इज गिवन बाय पार्टनर। बस पूरे डिसोल्यूशन में आपको ये पॉइंट हल्का टिपिकल लगेगा, बट मैं आपको इसका भी शॉर्टकट समझा दूंगा करना क्या है इसके अंदर। हाँ जी, लोन इज गिवन बाय अ पार्टनर, तो लिखेंगे इट विल बी अ लायबिलिटी फॉर द फर्म।
इट विल बी अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए वो लोन क्या है? लायबिलिटी है। अब मेरा पहला सवाल ये कि क्या इस लायबिलिटी को अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वेरी गुड, क्योंकि ये एक्सटर्नल नहीं है। कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। अब सुनना सेकंड क्वेश्चन। अगर पार्टनर के घर वाले ने लोन दिया, घर वाले का मतलब कोई भी, ठीक है ना, उसके फादर, उसकी मदर, उसके स्पाउस मतलब वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, किसी ने भी लोन दिया, किसी उसके फ्रेंड ने लोन दे दिया, तो क्या वो ट्रांसफर होगा? वो तो होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लोन गिवन बाय एनी एक्वेंटेंस or a relative of a partner is definitely an external liability, but loan given by the partner himself is an internal liability और वो कहां पे ट्रांसफर नहीं होगा? रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट because it is an internal liability. Because it is an internal liability. However, loans by relatives of partners are external liabilities. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सेटलमेंट कैसे किया जाए लोन का। अगर लोन गिवन बाय पार्टनर आपके पास में आ जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ आपको बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट दिखेगा बताओ? लोन का भी दिखेगा। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल भी है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। साथ में दो पार्टनर्स के लोन है, एक एक्स का लोन और एक वाई का लोन। तो अब लायबिलिटी में क्या क्या अवेलेबल होगा? एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, एक्स लोन एंड वाई लोन। ठीक है, अब ये पढ़ना क्यों जरूर, इस बात को समझो। अब यहां पे जब पूरा डिसोल्यूशन हो जाएगा तो क्या क्या पे करना पड़ेगा? एक्स को तो कैपिटल भी पे करना है प्लस लोन भी पे करना है, वाई को कैपिटल प्लस लोन और जेड को ओनली कैपिटल। फर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना पड़ेगा? लोन को। क्यों? क्योंकि लोन क्या होगा? इट इज अ चार्ज, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर मुझे लोन भी पे करना है और कैपिटल भी पे करना है, पहले क्या पे करूंगा? लोन, और फिर अपन क्या पे करेंगे? कैपिटल। और ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होगा जब पैसा कम अवेलेबल हो। देखो, जब पैसा खूब सारा हो तो पहले कुछ भी पे करो, क्या फर्क पड़ रहा है, सबको मिलना ही है। बट जब पैसा कम हो तो पहले क्या पे होगा? लोन पे होगा। यानी मान लेते हैं अगर तीनों की कैपिटल मिलाकर, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तीनों की कैपिटल मिलाकर 3 लाख रुपए है और दोनों के लोन मिलाकर 2 लाख रुपए और फर्म के पास अवेलेबल ही 2 लाख है, तो जिन्होंने लोन दिया उनको तो पैसा मिल जाएगा, कैपिटल कुछ नहीं मिलेगी। यानी तीसरा पार्टनर होता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला अब। ठीक है ना, इसलिए पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास फर्म में लोन दिया हुआ है तो पहले किसका पेमेंट होगा? लोन का, और बाद में किसका होगा? कैपिटल का। क्या मैं लोन को कैपिटल के साथ में एडजस्ट कर सकता हूं क्या? मेरा क्वेश्चन ये है। अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी, और लोन भी क्या है? लायबिलिटी। कैसे पॉसिबल एडजस्टमेंट? क्योंकि मिलाकर पे करना है ना, नेट में कैसे पे करोगे? समझो, आप किसी पार्टनर को क्या बोल रहे हो? आप मेरे पार्टनर हो, मैं एज अ फर्म आपको बोल रहा हूं कि आपने मुझे 3 लाख कैपिटल दी और आपने मुझे 2 लाख का लोन लिया, आप मुझसे 1 लाख ले जाओ। कैसे पॉसिबल है? अरे आपने मुझे 5 लाख दिए हैं, उसमें से 3 लाख की तो क्या है? कैपिटल, और 2 लाख का क्या है? लोन। तो मुझे कितने देने हैं आपको? 5 लाख देना है। तो पहली बात तो कैपिटल एंड लोन कैन नेवर बी सेट ऑफ। बट अगर मेरे पास लोन लायबिलिटी में आ जाए 2 लाख रुपए और कैपिटल असेट में आ जाए 3 लाख रुपए, तब क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट केस है, सुनना फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास लोन आ जाए
लायबिलिटी साइड में 2 लाख और मेरे पास कैपिटल आ जाए असेट साइड में 3 लाख, तो पहले तो अब ये समझें कि सर ये कैपिटल असेट साइड में क्यों आ सकता है। आपके पास अभी नोट्स कॉपी सबके पास में है ना, ठीक है, वो चैप्टर निकालो फंडामेंटल्स का, इसीलिए काम आती है नोट्स कॉपी। उसमें हमने एक टॉपिक करा हुआ था सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल्स, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। उसमें आप निकालो फ्लक्चुएटिंग, निकालो फ्लक्चुएटिंग, निकल गया। उसका फॉर्मेट देखो, हाँ बिल्कुल, उसके फॉर्मेट में आप देखना, आपने कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी भी लिखा होगा और बाय बैलेंस सीडी भी लिखा होगा, लिखा हुआ है। अभी तक तो अपने हर क्वेश्चन में क्या आया, टू बैलेंस सीडी, बट क्या बाय बैलेंस सीडी नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना, क्योंकि जब सिस्टम क्या फ्लक्चुएटिंग है तो सारी की सारी एंट्रीज कौन से अकाउंट में होती है, कैपिटल अकाउंट में। अब किसी पर्टिकुलर ईयर में लॉस काफी ज्यादा हो गया, आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल किसी पार्ट में कैपिटल 1 लाख है और उसका लॉस का शेयर 1.5 लाख है, तो इसका मतलब कैपिटल कितनी हो गई, 50,000 नेगेटिव। तो अगर कैपिटल 50,000 नेगेटिव हो गई तो अब क्या वो कैपिटल लायबिलिटी में आएगी? नहीं, वो कैपिटल कहां शो होगी, असेट में। हालांकि अभी तक ऐसा पॉइंट आया नहीं, कभी भी कवर नहीं हुआ ऐसा पॉइंट, अब तो कवर होगा, डेफिनेटली कवर होगा, ठीक है। यानी अगर पार्टनर्स कैपिटल नेगेटिव हो जाती है तो पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी में शो ना होकर कहां शो होती है, असेट में। और अगर उसी पार्टनर ने लोन भी दिया हुआ है तो अब कंडीशन क्या बनेगी समझना। देयर इज अ पार्टनर ए हु हैज गिवन द फर्म अ लोन ऑफ ₹2 लाख और पार्टनर ए की कैपिटल है नेगेटिव 50,000। अब मैं फर्म हूं, आप मेरे लिए पार्टनर ए हो, तो मैं पता है क्या बोल रहा हूं, आई हैव टू पे यू ₹2 लाख एंड आई हैव टू रिसीव फ्रॉम यू 50,000, सो आई विल पे यू इन नेट। सही है ना। अब सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ होना कब पॉसिबल नहीं है, जब, हाँ ठीक है ना। तब उसका शॉर्टकट पता है क्या निकल कर आया, अगर लोन और कैपिटल दोनों सेम साइड पर हो, सेट ऑफ नहीं करना, लोन का पेमेंट अलग से कर देना है। बट अगर अलग अलग साइड पर हो तो आपको क्या करना है, सेट ऑफ करना है। ये शॉर्टकट निकल कर आ जाता है, तो इससे आपको लोन में कभी दिक्कत नहीं आएगी शॉर्टकट के बाद में, ठीक है ना। मैंने लॉजिकली भी क्लियर कर दिया और वैसे भी क्लियर कर दिया आपको। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इफ पार्टनर्स कैपिटल, देखो मैं लिखवाऊंगा शॉर्टकट में बाद में, पहले लॉजिक वाला लिख रहा है क्योंकि एमसीक्यूज में आ गया, और तो ना ऐसे लिखा आएगा अपोजिट साइड में आएगा, तो वहां तो आपको आंसर इस तरह से आएगा ना कि पार्टनर कैपिटल पॉजिटिव है, ठीक है, और लोन क्या लायबिलिटी है, क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे या नहीं करोगे, वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपसे। सो इफ पार्टनर्स कैपिटल इज पॉजिटिव, इफ पार्टनर्स कैपिटल इज पॉजिटिव, यानी ब्रैकेट में हो गया appears as a liability, appears as a liability and loan by partner is also given, and loan by partner is also given, comma, they cannot be set off, they cannot be set off, and loan must be settled individually, and loan must be settled individually। क्योंकि मेरा लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं गया, सेट ऑफ नहीं हुआ, ना ही मेरा लोन रियलाइजेशन में गया, तो लोन पे करने की जर्नल की एंट्री क्या बनाओगे, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बनाओगे ना, क्योंकि ये लोन कहां नहीं ट्रांसफर नहीं हुआ, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ, ये लोन मेरे पास कहां पे, बैलेंस शीट में, और लोन को मैं सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा कैपिटल से, बिकॉज कैपिटल का बैलेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो लोन पे करने की एंट्री क्या बनेगी, लोन टू कैश। बट अगर ये किसी पार्टनर के रिलेटिव का लोन होता तो उसको पे करने का एंट्री क्या बनता है, रियलाइजेशन टू कैश, बिकॉज वो लोन कहां चला गया, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। सो एंट्री इज पार्टनर्स
loan account debit to cash account, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसी में सेकंड लिखो, इफ पार्टनर्स कैपिटल इज नेगेटिव, यानी कि अपीयर्स एज एन एसेट and loan by partner is also given, comma, they can be set off, they can be set off, और सेट ऑफ का एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अपने काम की बात कंक्लूजन में लिख लो, कंक्लूजन में लिखो, इफ loan and capital are on opposite sides, if loan and capital are on opposite sides, comma, they must be set off, they must be set off। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से आप तो शॉर्टकट लर्न कर लेना, बस इजी हो जाएगा उससे बहुत आपके लिए। ठीक है, अभी भी नोट्स खत्म नहीं हुए, और भी नोट्स हैं, बाद में कंटिन्यू करेंगे इसको।